स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कर लिए हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, भारत में राष्ट्रवाद। अपने जो देश है भारत, इसका राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में क्या क्या बताया गया है। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, हम मतलब ना 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन तो बहुत बन सकता है, पर मतलब ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, ये जो भी है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकदम बोर्ड में आने की पूरा का पूरा संभावना है, एकदम 95% समझिए कि इसमें से यही एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में आएगा तो आएगा। इसमें से देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 7 नंबर का एकदम फिक्स है, 7 मार्क्स आपका फिक्स है, 5 से 7 मार्क्स, ठीक है ना। ज़्यादातर चांस है हमको 7 मार्क्स का, इसलिए 7 मार्क्स बोल रहे हैं। 7 नंबर आपका 100% फिक्स है। इस मतलब ये जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव 7 नंबर का 100% है कि आएगा ही आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे कि आप हर वीडियो का हर एक क्लास कर सकें। और जो बोर्ड एग्जाम आपका टारगेट है 450 प्लस का बोर्ड एग्जाम में, इसको आप अचीव बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप हमारी सारी क्लास करते हैं। देखिए हमारी क्लास का टाइमिंग क्या है, 8 या फिर 8:30 बजे, ठीक है ना। 8 या 8:30 बजे आपको डेली क्लास मिल जाएगा रियल एजुकेशन क्लास 10th चैनल पे, 8 या 8:30 बजे। मतलब अभी तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है 8:30 में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम पड़ जा रहा है, इसलिए मैं कितना बजे 8:30 में आपको वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 8:30 में आप आ जाइएगा, आपको 8:30 में एकदम रोज का रोज है कि क्लास आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। और जो क्लास होगा ना, उसमें समझ लीजिए 5 नंबर से ज़्यादा का ही कल का अगर वीडियो आप नहीं देखेंगे ना, वहाँ पे 15 नंबर का हम बताए हैं। 15 नंबर एकदम फिक्स है कि कल के क्लास में एकदम आपका आ जाएगा। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, आप जाके जल्दी से उसको देख लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, तब बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। गांधी जी जो थे वो दांडी यात्रा किस तिथि को, मतलब कब इस किए थे, आरंभ स्टार्ट किए थे। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 12 अप्रैल 1930 को। मतलब जो गांधी जी दांडी यात्रा को कौन से तिथि में, मतलब कौन से ईस्वी और डेट कौन सा था कि स्टार्ट किए थे, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930। कितना तारीख था, 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी याद रखिएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920, या फिर 1 दिसंबर 1920 ईस्वी में कब गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो गांधी जी कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो 1 अगस्त 1920 में। कितना में, 1 अगस्त 1920 में क्या किए थे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। कि कौन किए थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कौन किए थे, तो गांधी जी। कौन हो जाएगा, गांधी जी। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य में किया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका आरंभ किस लिए किया गया था। आमरण अनशन के लिए, किया हित पदक वापस के लिए, दांडी यात्रा के लिए, या फिर पूर्ण संविधानता दिवस मनाने के लिए। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किए थे बताइए। तो ये क्यों किए थे, दांडी यात्रा के द्वारा। किसके द्वारा, दांडी यात्रा के द्वारा ही ये किए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आप। देखिए, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। मतलब दिल्ली समझौता को किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है। मतलब दिल्ली समझौता को दूसरे नाम किससे जाना जाता है, तो आइए बताते हैं हम। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता मतलब क्या होता है, दिल्ली का समझौता को ही गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, मतलब जो उसके मेन संस्थापक थे उसे किने, आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, या फिर
व्योमेश चंद्र बनर्जी को, एओ ह्यूम को। किसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किसको? एहो हयूम को। एहो हयूम को क्या किया जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे लेना है, ठीक है ना। फ्री में एकदम प्रोसेस है, ठीक है। इसका कोई भी पेमेंट चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना है आपको। तो आप शुरू तक लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, आर्ट एक्ट किसने लागू किया था? आर्ट एक्ट जो किसने लागू किया था? डडहौजी ने, कैनिंग ने, लिटनस ने या फिर रिपन ने? किसने आर्ट एक्ट पारित जो लागू हुआ था कानून, आर्ट एक्ट कानून जो किसने किया था? तो याद रखिएगा लीटर ने। किसने? लीटर ने क्या किया था? आर्ट एक्ट कानून को लागू किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ का जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? कौन से ईस्वी में? 1916 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1922 में? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता 1900 कितना में हुआ था? 1916 में। कितना में प्यारे बच्चों? 1916 में। ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? देखिए प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये तो लिख के रख लीजिए कि आपको आएगा ही आएगा, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी विधियों पर अंकुश करने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, या फिर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, या फिर काला बाजारी रोकने के लिए? रॉलेट एक्ट जो कानून था वो क्यों पारित किया गया था? मतलब पारित का मतलब क्या होता है? क्यों लागू किया गया था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्यों लागू किया गया था? तो क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश अंकुश लगाने के लिए, ठीक है ना। अंकुश लगाने के लिए, जो क्रांतिकारी का जो विधि था, गतिविधि, उन्हीं को क्या अंकुश लगाने के लिए, मतलब रोक लगाने के लिए ये रॉलेट एक्ट कानून को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? निम्नलिखित में से किसका नाम, मतलब जिसका डबल नाम होता है उसी को बताया गया कि बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, सर सैयद अहमद को या फिर गांधी जी की, या फिर आगा खां को? किसका नाम बादशाह खान है? बताइए, बादशाह खान किसका नाम है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा किसका नाम है, वो है खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान का ही क्या नाम है? नाम बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ था? किसके बीच संबंध हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, या फिर परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों लोगों के बीच हुआ था, या फिर तिलक और लाला लाजपत राय के बीच हुआ था? किसके बीच पूना समझौता के जो मध्य संपन्न हो गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिए किसके? गांधी जी और जीना के बीच। गांधी जी और जीना के बीच क्या कर दिया गया था? पूना समझौता को रोक दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसीलिए पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का, या फिर हंटर समिति का? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, मतलब जैसे ही हुआ था उसी टाइम कौन से गठन किया गया था? तो कौन सा गठन था प्यारे बच्चों? तो हंटर समिति। कौन था? हंटर समिति किया गया था गठन। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवादी के उदय का सबसे प्रमुख कारण? अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विद्रोह, असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, या फिर भारत का प्रशासनिक एकीकरण? तो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा क्या था? अंग्रेजी समाजवाद के विरोध, असंतोष। और अंग्रेजी जो शासन करते थे उसके विरोध में क्या था? असंतोष थे भारत के लोग। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं,
कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी। जो गांधी जी साबरमती स्थापना किए थे आश्रम की, वो क्यों किए थे, आगे किस वजह से किए थे पूछा गया है। नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारों को विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या फिर उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। गांधी जी जो साबरमती आश्रम खोले थे वो क्यों स्थापित किए थे, मतलब उनका खोलने का लक्ष्य क्या था, मतलब मकसद क्या था उनका। याद रखिएगा, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य में, जो नमक कानून था उसी को क्या भंग करने के मतलब खत्म करने के उद्देश्य में क्या किए थे, ये साबरमती आश्रम को खोले गए थे। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा का विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में आने का पूरा संभावना है। रंपा रंपा विद्रोह कब हुआ था। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1916 में। कितना में है, 1916 में क्या हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा ना, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। देखिए हम आपको क्या बताए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। कितना में बताए थे, 13 अप्रैल 1919 में। अभी बताए हैं ना, 1-2 मिनट पहले। द्वितीय को क्वेश्चन वहाँ के पीछे का बताए हैं, 10 नंबर के आसपास आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब क्या था, हंटर वाला जो था ऑप्शन, उसी पे बताए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे प्यारे बच्चों, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किससे वापस लिया। लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड रिपन से, या फिर लॉर्ड लिटन से, या फिर लॉर्ड हार्डिंग से। किससे 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किससे वापस लिया गया था। किससे वापस लिया गया था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किससे लिया गया था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग ने। किससे, लॉर्ड हार्डिंग से। ऑप्शन डी आपका याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर आइए बढ़ते हैं। पूर्ण पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिनियम में पारित हुआ था। तो 1929 में लाहौर में, या फिर 1931 में कराची, 1933 कोलकाता, या फिर 1937 बेलगांव। कहाँ पे इसका अधिनियम पारित हुआ गया था, याद रखिए कितना में, 1929 लाहौर में। 1929 में लाहौर में। कितना में, 1929 लाहौर में क्या हुआ था, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बम्बई, प्रश्न संख्या 18 है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी। 1933 में, 1934 में, 1935, या फिर 1936 में। बम्बई कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना पूछा गया था 1934 में। कितना में, याद रखिएगा 1934 ईस्वी में क्या हुआ था, बम्बई कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना किनसे और कब हुई थी। मतलब गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो कौन किया था और कब किए थे। तो कब किए थे, देखिए, गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किए थे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल 1913 में। कितना में, 1913 में किए थे। और कौन किए थे, तो लाला हरदयाल। कौन, लाला हरदयाल किए थे। ऑप्शन सी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर आपका, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना पूछा गया था 1923 में गुरु गोलवलकर ने, या फिर 1925 में के.बी. हेडगेवार ने, 1926 में चित्तरंजन दास ने, या फिर 1928 में लाल चंद्र ने। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना पूछा गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना तो 1925 में के बी.ए. हेडगेवार ने, 1920 के हेड गेवर ने, ठीक है ना, 1925 में। कितना में, 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून की तिथि को भंग किया था किस वर्ष में, कब भंग किए थे। जो गांधी जी नमक कानून जो तिथि थी उसको कितने मतलब कौन से सन में भंग किए थे। तो 2 मार्च 1930 था, या फिर 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 25 मई 1930। तो गांधी जी जो नमक कानून को जो भंग कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे, उसका डेट कितना था, तो 6 अप्रैल 1930। कितना में, 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है ना। याद रखिएगा ना, 6 अप्रैल 1930 में क्या किए थे, गांधी जी कानून, नमक कानून तिथि को भंग कर दिए थे। अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, किनके दास, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 23 है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की। 1920 ईस्वी में ताशकंद भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की थी। तो लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त या फिर एम.एन. राय, कौन जो किए थे ताशकंद भारतीय कम्युनिटी पार्टी का स्थापना, कौन किए थे प्यारे बच्चों। तो एम.एन. राय, एम.एन. राय क्या थे, एम.एन. राय जो थे वही क्या किए थे, ताशकंद भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना। ऑप्शन डी आपका क्या जगह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, या फिर सैयदिया अहमद खान ने, या फिर नवाब उल मुल्क ने। किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने क्या किया था, और जो अलीगढ़ मतलब अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसी का क्या किए थे, ये आंदोलन नेतृत्व किए थे, नेतृत्व। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था। वेदों की ओर मतलब अपने वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। कौन बोले थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये कौन बोले थे। तो कौन बोले थे, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी। कौन बोले थे, दयानंद सरस्वती जी क्या बोले थे कि अपने वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर 26 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, या फिर चित्तरंजन दास। स्वराज दल के पूछा गया है, तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किस तिथि को किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया है। कौन से तिथि को पुनः मतलब पूर्ण एकदम पूरा पूरा स्वतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया है। 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 1 मार्च 1932 को। मतलब किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्र दिवस को क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। तो कौन सा तिथि ऐसा था, तो 1 मार्च 1932। कौन था, 1 मार्च 1932 ईस्वी को क्या कर दिया गया है, पूर्ण स्वतंत्र दिवस को घोषित कर दिया गया है कि 1 मार्च को ही क्या होगा, पूर्ण स्वतंत्र दिवस की स्थापना हुई थी, मतलब मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, तो नहीं, दयानंद सरस्वती ने। कौन, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी याद रखिएगा, दयानंद। आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक पूछा गया है, एम.एन. राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस, या फिर एन.एम. जोशी जर। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई कहा जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली किसान आंदोलन, अहमदाबाद, खेड़ा, या फिर चंपारण। तो कौन से किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो वो थी बारदोली। कौन थी, बारदोली जो आंदोलन थे, इसी के उपरांत क्या गया था, इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में, 19 नवंबर 1920 फैजपुर में, या फिर 1920 दिसंबर नागपुर में। किस मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेज किस अधिवेशन में पारित
किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? तो याद रखिए कितना में, सितंबर 1920 कलकत्ता में। कहाँ पे? सितंबर 1920 कलकत्ता में किए गए थे। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो कब और किस देश के सार्थक के समर्थक हुआ था? तो 1930 में तुर्की के, 1920 में अरब के, 1920 में फ्रांस के। कौन से देश में हुआ, कौन से देश के समर्थक हुआ था और वो कौन से ईस्वी में हुआ था? तो याद रखिएगा कितने में, जो ईस्वी था वो 1930 और तुर्की में। कितने, कहाँ पे? 1930 में तुर्की में, 1930 तुर्की, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया? 1920 में, 1926 में, 1929 में, या फिर 1928 में, 1929 में? तो श्रमिक विवाद अधिनियम पूछा गया है। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो बनाया गया था 1929 में। कितना में प्यारे बच्चों? 1929 में बनाया गया था। ऑप्शन डी याद रखिएगा ना, ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम याद है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली जो मुसलियार थे वो कौन से विद्रोह का नेतृत्व किए थे? आपका ऑप्शन है रंपा विद्रोह, खून विद्रोह, संस्थान विद्रोह, मोपला विद्रोह। कौन से अली मुसलियार ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा मोपला विद्रोह का ये अली मुसलियार क्या किए थे? विद्रोह किए थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? कब संपन्न की गई थी? खलीफा पद की समाप्ति जो थी वो तुर्की में कब संपन्न की गई थी? आपका ऑप्शन ए है 1924 में, 1930 में, 1919 में, या फिर 1920 में। तो खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में पूछा गया है कब संपन्न की गई थी? तो याद रखिएगा कब संपन्न की गई थी? 1924 में। कितना में प्यारे बच्चों? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? 100% सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक किसने की? भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके संस्थापक किसने किया था? मतलब स्थापना किसने किए थे? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, या फिर पी.सी. राय, ए.के. सेन ने? कौन जो किए थे स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का? ठीक है ना, भारतीय कम्युनिस्ट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन जो व्यक्ति थे वो किए थे? तो याद रखिएगा एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? जो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आ गए थे? 1891 में, 1893 में, 1915 में, या फिर 1916 में? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आ गए थे? तो याद रखिएगा कौन सा वर्ष था? 1915 ईस्वी में। कितना में? 1915। सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें वो भाग ले लिए थे? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थम? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज। कौन सा था? द्वितीय गोलमेज में क्या किया था? सम्मेलन में ये भाग ले लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत में आया? यह भी देखिए, साइमन आयोग या फिर साइमन कमीशन, दोनों क्वेश्चन एक ही होता है। साइमन कमीशन पूछे या फिर साइमन आयोग, किस वर्ष भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में? तो साइमन कमीशन पूछा गया है। तो साइमन कमीशन कितना में? 1928 ईस्वी में आया था। कितना में प्यारे बच्चों? 1928। ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी शायद देखने को आपको मिल जाए इस वर्ष कहीं। 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन बोलिए या फिर साइमन आयोग, जो 1928 ईस्वी में ही क्या हुए थे? भारत में आए थे। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? 1929 में,
1930 में, 1931 में या फिर 1934 ईस्वी में। तो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना पूछा गया है। तो कितना में 1934 याद रखिएगा। कितना में प्यारे बच्चों 1934 याद रखिएगा। 1934 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 41 नंबर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने या फिर मैकडोनल्ड ने, एटली ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कौन किए थे? तो याद रखिएगा मैकडोनल्ड ने क्या किए थे? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा ले लिए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। जो 3 कठिया प्रणाली जो लागू किया गया था वो कैसे व्यक्ति पर लागू किया गया था? तो किसान जो थे ना उन्हीं पर क्या किया गया था? 3 कठिया प्रणाली को लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन कौन से आदिवासी में हुआ था? संस्थालों में, कोलों में, भीलों में या फिर ओरोवो में। कौन से टाना भगत आंदोलन कौन से आदिवासी के साथ हुआ था? तो याद रखिएगा ओरोनवो। क्या था? ओरोनवो। किसमें? ओरोनवो जो आदिवासी में हुआ था। किसमें? ओरोनवो आदिवासी में टाना भगत आंदोलन हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है भारतीय संविधानता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय संविधानता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में। कहाँ पर की गई थी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हम लोग का 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कितना? 45 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका 45 में मतलब 45 को क्वेश्चन में आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका 30 से 35 भी क्वेश्चन सही हो जाता है ना, 30 से 35 क्वेश्चन, तो समझिए आपका 400 प्लस मतलब ना फिक्स है। 400 प्लस तो आसानी से आ जाएगा। और अगर आप 40 प्लस कर देते हैं, 40 प्लस सही कर दिए होंगे, अगर 45 में 40 को क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, समझिए आपका 450 फिक्स है। कितना? 450। क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ एकदम वीवीआई जो एकदम डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आके लड़ेगा ही लड़ेगा। 100% एकदम है कि मतलब लड़ने का। देखिए 100 को क्वेश्चन बता देंगे ना, 100 को क्वेश्चन मतलब अगर 100 को हम क्वेश्चन बता देते हैं तो इसमें से एकदम है कि मतलब 90 से 95 को क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में जाके एकदम लड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं जो भी क्लास कराता हूँ ना आप उसको देख लीजिएगा। इसीलिए मैं टाइम बताया कि 8 बजे आप आ जाइएगा हमारे चैनल पे। ठीक है ना, 8 बजे एकदम आ जाइएगा हमारे चैनल पे। आपको रोज़ एकदम नए टॉपिक पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें से आपको देखिए ये बात याद रखिए कि 5 नंबर से ज़्यादा की तैयारी होती है। हर एक वीडियो में 5 नंबर की तैयारी ज़्यादा होती है। अगर आप 1 मंथ भी क्लास करते हैं तो 1 मंथ में कितना 30 वो दिन होता है और 1 दिन में 5 नंबर यानी कि 30 पचे 150। 1 महीना भी क्लास कर लीजिएगा ना तो आपका 150 नंबर हो गया। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 महीना आप हमारे पास क्लास कीजिए। सिर्फ 2 महीना आपका देखिए फर्स्ट डिवीज़न हम लाने का एकदम टारगेट लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 4 महीना में तो समझिए आपके 450 प्लस आ जाएगा। 4 महीना आप अच्छे से क्लास कर लेते हैं 450 प्लस आ जाएगा। तो यहीं से टॉपर यहीं से निकलेगा। ठीक है ना, 2026 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो रही है यहाँ पे। टॉपर यहीं से निकलेगा। अगर आप भी टॉपर के कैटेगरी में आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। आइए हम आपको बताते हैं कि अब पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप का लिंक होगा। ठीक है ना, व्हाट्सअप का आप लिंक पर क्लिक कीजिए और जाके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको उसी टाइम क्या करूँगा, जैसे ही आप ज्वाइन होइएगा ना उसी टाइम आपके एकदम मोबाइल पे पीडीएफ नोट्स चला जाएगा पूरा का पूरा। जिस भी चैप्टर का आपको अगर चाहिए, अगर किसी चैप्टर का आपको नहीं मिला तो आप उसको हम मतलब आप हमारे पास मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं कि सर हमको ये नहीं मिला है। आप या फिर नंबर पे भी कॉल कीजिएगा 85
398 आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हमको इस चैप्टर का या फिर इस बुक का हमको पूरा का पूरा PDF नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैं आप जैसे ही कहिएगा ना उसी टाइम तुरंत हम आपको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा PDF नोट्स भेज देंगे। और ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सब फ्री में मिलता है, ठीक है ना, एक भी पैसा आपको देने की अथी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्या कि देखिए पैसा का बात नहीं है, देखिए मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा क्या हो, टॉपर हो, हर एक बच्चा 450 प्लस लाए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो कंपटीशन है ना बहुत हाई हो गया, आपको मालूम है। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन सब कुछ नहीं होगा, फर्स्ट डिवीजन सब कुछ नहीं होगा, 300 350 नंबर से अब कुछ नहीं हो रहा है। 400 लाइए, 450 लाइए, 480 90 ऐसे लाइए, ठीक है ना। जब 450 आप लाइएगा ना तो आपके माता पिता पर आपको गर्व होगा, ठीक है ना, और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप अभी भी 2 घंटा भी पढ़ते हैं ना तो आप 450 आसानी से ला सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 450 आप आसानी से ला सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है 450 लाना। देखिए मैं जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब एकदम VVI क्वेश्चन, अगर आप इसको पढ़ते चलिएगा ना, रोज रोज पढ़ते चलिएगा और पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके तो थोड़ा सा भी मत देखिएगा। अगर आप स्किप कीजिएगा आंसर छूट जाएगा, फिर आपका बहुत दिक्कत हो सकता है, आगे चल के आपके एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा और बाद में आप सर को दोष दीजिएगा कि सर गलत आंसर बता दिए थे। आप देखिए कभी भी कुछ भी कीजिए तो उस काम को अधूरा कभी भी मत छोड़िए। तो वैसे ही जब आप वीडियो देखिएगा ना, जब क्लास कीजिएगा तो फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। फुल वॉच करने का फ़ायदा है कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर कोई बात देखिए बीच बीच में हम कुछ कुछ बताते हैं, जैसे कि आपको PDF नोट्स कैसे लेना है ये हम बताते हैं कभी कभी बीच में। कोई बच्चा अगर नहीं जानता हो या फिर कोई कोई जैसे टेस्ट लेना वगैरह होगा या फिर कोई मतलब वीडियो बताना होगा कि हाँ कल के वीडियो में ये पढ़ाएंगे, तो फिर वैसे क्या होता है मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ। या फिर कोई बात एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या करना होता है किसी टॉपिक को, तो उसको मैं एक्सप्लेन बीच में भी कर देता हूँ। तो इसलिए आप पूरा फुल वॉच कीजिएगा, जब भी आप कीजिए पूरा फुल वॉच कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपका वीडियो क्या होगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।